विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारी ज्योग्राफी की क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आपके जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है उनमें से हम लोग ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज सेक्शन को कवर करने वाले हैं विद एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो अब इन क्वेश्चंस में हम लोग आपके एग्जाम के क्वेश्चन के पैटर्न को समझेंगे, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ये बहुत अच्छा सेशन होने वाला है और इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो ये आप सबको एग्जाम के लिए तैयारी करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। जल्दी से सभी लोगों को क्लास को क्या कर लेना है, आपका शेयर कर लेना है और क्लास को आगे स्टार्ट करना है। चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के क्लास के बारे में। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, निम्न से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती। ऑप्शन है हमारे पास में कौन सा, गोदावरी, नर्मदा, तवा और सोन। ठीक है, अगर इन नदियों की हम लोग बात करते हैं, गोदावरी, नर्मदा, तवा और सोन। अमरकंटक का पठार ये एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पे पड़ता है। एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा के पे पड़ने वाला जो अमरकंटक का पठार है, इससे यहाँ पर हमारी अपनी दो नदियाँ निकलती हैं। एक जो आपकी कौन सी होती है, नर्मदा, और दूसरी हमारी आपकी कौन सी, आपकी सोन। ठीक है, नर्मदा और सोन ये दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती है, अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। सोन चली जाती है उत्तर की ओर और वो गंगा की सहायक बन जाती है। नर्मदा पश्चिम में आपके बहते हुए अरब सागर में देकर क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर आपका अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है, उस अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर क्या होगा, नर्मदा और सोन लिखा। यहाँ पर उसके अलावा एक और छोटी सी नदी कौन सी, तवा। ठीक है, ये तवा किसकी सहायक है, नर्मदा की सहायक है। ये भी किससे निकलती है, आपकी अमरकंटक के पठार से। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा का, गोदावरी। गोदावरी नदी आपकी कहाँ से नहीं निकलती, अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। गोदावरी की अगर बात कर ही रहे हैं तो जो गोदावरी रिवर है इसको हम लोग बुलाते हैं आपकी वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा। ठीक है, इसको हम लोग आपका वृद्ध गंगा बुलाते हैं। और ये पेनिनसुला इंडिया जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है उसकी आपकी सबसे बड़ी नदी। और भारत की अगर बात करेंगे तो भारत की सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी होती है, गंगा के बाद में गोदावरी। ठीक है, ये आपके लगभग 1465 किलोमीटर लंबी आपकी गोदावरी नदी है। और इसके लिए एक और टर्म आपका बहुत इंपॉर्टेंट याद कर लेना आपको, इसको गोदावरी नदी को बुलाया जाता है क्या, आपका दक्षिण गंगा। एक टर्म बनता है दक्षिण की गंगा और एक टर्म बनता है दक्षिण की गंगा। ये कहलाती है दक्षिण गंगा गोदावरी। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण की गंगा में हमें याद रखना है कि ये कौन सी होती है, कावेरी। तो एक बहुत बेसिक सा आंसर है जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा, वो आपको ध्यान रखना है। दक्षिण की गंगा की बात होगी तो आपका कावेरी है और दक्षिण गंगा होगा तो कौन सी होगी, गोदावरी होगी। क्लियर थी सी बात। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, अब यहाँ पे गंगा, गोदावरी, ताप्ती और कावेरी नदियों का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। देखिएगा, अगर डेल्टा एक ऐसी संरचना प्रवाह मार्ग में बहते हुए अपने अंतिम भाग में जो उसका लास्ट का पार्ट होगा वहां पर अपनी कई जाए और ऐसे जो आपके वो स्ट्रक्चर बनाएंगे इसको बोलते हैं आपका डेल्टा। भारत की नदियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां। भारत की जो नेचुरल स्लोप की बात करें, प्राकृतिक ढाल क्या होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये जो स्लोप है पश्चिम से पूर्व की ओर, इसलिए मोस्टली जितनी भी नदियां होती है भारत की किधर जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर और पूर्व में पड़ती है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की लंबाई पश्चिम में गिरने वाली नदियों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। नदी जितनी ज्यादा लंबाई में बहेगी उतना ही ज्यादा अपने साथ में मिट्टी, गंदगी, अवसाद में क्या होगा, जो पूर्वी प्रवाही नदियां होंगी उनकी लंबाई ज्यादा होगी और उनमें डेल्टा बनाने की पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को देखें, बंगाल की खाड़ी, गोदावरी बंगाल की खाड़ी डेल्टा बनाएंगी। हमसे क्या पूछा, नर्मदा और ताप्ती भारत की दो ऐसी बड़ी नदियां हैं जो ढाल के विपरीत पूरब से पश्चिम बहती हैं और एस्चुरी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में ज्वार नदमुख। ठीक है, तो ये नर्मदा और ताप्ती क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाएंगी। यहाँ पर आंसर क्वेश्चन का लिखा हो गया ताप्ती। अगला देखते हैं, नदी जो भ्रंश घाटी है, भ्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली, जमीन में पड़ने वाली दरार। अभी मैंने बताया कि यहाँ पर भारत की ताप्ती ढाल किधर की ओर है, भारत की ताप्ती ढाल है पूर्व की ओर। तब ऐसे में जितनी भी रिवर्स होंगी वो आपकी किधर जाएंगी, वेस्ट टू ईस्ट जाएंगी, पश्चिम से पूर्व जाएंगी। लेकिन क्या हो कि यदि इस प्राकृतिक ढाल में ही कोई ऐसी दरार हो जिसके आपकी ढाल, उस दरार की पर्टिकुलर ढाल किधर की ओर हो, आपके अपोजिट डायरेक्शन में हो, माना पूर्व से पश्चिम की ओर हो,
तो ऐसे में वो नदी क्या करेगी, इस ढाल का अनुसरण करेगी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी भी सेम यही स्ट्रक्चर रखती हैं, ये बहती है आपके इधर आपके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपके बह जाएंगी आपके इधर की ओर, पीछे की ओर, ठीक है, विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, पहला क्वेश्चन देखेंगे तो नदी जो भ्रंश घाटी से बहती है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी मतलब इसको रिफ्ट वैली बोलते हैं, रिफ्ट वैली से भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। क्लियर की सी बात, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा आपका। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित नदियों में से कौन सी यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बेतवा, चंबल, केन और रामगंगा। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर आपका नदी है की जगह पे होना चाहिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या है क्वेश्चन, नदियों में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है, नहीं यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है, जो बेतवा, चंबल, केन, ये आपकी तीनों की तीनों यमुना की सहायक है। यहाँ पे जो रामगंगा नदी है ये गंगा नदी की सहायक है। रामगंगा ट्रिब्यूटरी किसकी, गंगा की, और ये कन्नौज के पास किससे मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। वहीं पर अगर बात नदी की, तो जो यमुना नदी है ये आपकी इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी आपकी चंबल है, और इसी में आपकी यमुना में मिलने वाली बेतवा और केन, दो नदियां और है। तो ये बेतवा, केन, चंबल नदियां हैं यमुना की हो जाएंगी, और रामगंगा जो किसकी है, गंगा की है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं है होगा कौन सी सहायक नदी नहीं है, वो क्या होगा, तो रामगंगा। करेक्ट आंसर डी। आगे देखते हैं, अगला है हमारा आपका निम्नलिखित से कौन सी क्रेटर निर्मित झील है। क्रेटर की अगर बात होती है तो क्रेटर का तात्पर्य किससे होता है आपका, हमेशा देखिएगा ज्वालामुखी, ठीक है। जो वॉल्केनो होते हैं आपके ज्वालामुखी होते हैं, ये वॉल्केनो का जो माउथ होता है, जो सबसे ऊपरी बिंदु होता है, ठीक है, ये आपका अगर कोई ज्वालामुखी है तो इसका जो सबसे ऊपर का मुंह है, जब कभी क्या होगा ज्वालामुखी आपका विस्फोट उसमें खत्म हो जाए, ज्वालामुखी से उद्गार होना बंद हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो ज्वालामुखी होगा उद्गार बंद होने के बाद में ज्वालामुखी से उसके मुख में आपका जो जल भर जाने से जो झील बनती है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर झील। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये साकर झील होगा नहीं, डल झील जम्मू कश्मीर में ये भी नहीं, रुडोल झील ये भारत में है भी नहीं, क्या होगा लोनार झील। लोनार झील कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में, और एक ऐसी झील है भारत की एकमात्र क्रेटर या ज्वालामुखी झील। भारत की एकमात्र क्रेटर या ज्वालामुखी झील कौन सी है, लोनार झील है। क्लियर, तीसरी बात। आगे देखिएगा, अगला है निम्न से कौन सी नदी, अमरकंटक, ठीक है। ये देखिएगा अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ अमरकंटक के पठार से निकलने वाली नदियों को, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। ऑप्शन में गोदावरी, चंबल, पेरियार और नर्मदा। अभी हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा था नर्मदा, सोन और तवा नदियां किधर से निकलती हैं, अमरकंटक के पठार से। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। गोदावरी नदी, गोदावरी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से, और ये निकलती है कहाँ से, महाबलेश्वर की त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से, ठीक है। ये निकलेगी कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। नासिक जिले में स्थित त्र्यंबक नामक स्थान पर जो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है, उन त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से कौन सी निकलेगी, गोदावरी नदी, ठीक। चंबल, पेरियार ये आपकी अलग, ठीक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, नर्मदा नदी। आगे बढ़ते हैं, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, ठीक है। ये आपका गोदावरी, ठीक, ये किसकी है, सेट करना है, ठीक। ये किसकी है, गोदावरी, चंबल और आपका गोदावरी, चंबल, महानदी और नर्मदा। ये आपका दूसरा कि क्षिप्रा किसकी सहायक है, गोदावरी की, चंबल की, महानदी की और नर्मदा की। अगर देखिएगा यहाँ पर क्षिप्रा की बात हो रही है, अभी हम लोगों ने देखा, एक छोटा सा हम आपको जल्दी से डायग्राम बना देते हैं, इसमें आप बहुत बेटरली समझ सकते हो इन सारी रिवर्स के बारे में, कैसे हैं क्या हैं। ये आपकी गंगा नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, ये यमुना नदी। यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी, चंबल नदी। चंबल की सहायक नदियों में देखें बात करें तो पार्वती है, काली सिंध है, और आपको एक और नदी देख लेनी है कौन सी, क्षिप्रा। तो यहाँ पर जो क्षिप्रा नदी है जिसके किनारे आपका उज्जैन स्थित है, जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है नासिक में, वो आपकी किसकी सहायक है, चंबल की सहायक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चंबल हो जाएगा। यमुना की बात करते हैं तो यमुना की सहायक नदियों में अगर देखा जाए तो बेतवा है, ठीक है, और आपका केन है, यहाँ पे काली सिंध है। तो एक यमुना की याद रखिएगा सहायक नदी, उसका नाम कौन सा है, सिंध नदी। और गंगा की दाईं ओर से बड़ी
नदियों में सहायक पहली कौन सी, यमुना हो जाएगी, दूसरी कौन सी हो जाएगी, सोन हो जाएगी, जो पटना के पास में गंगा से मिलती है। दाईं ओर से मिलने वाली नदियों की बात करते हैं, गंगा में कौन सी होगी, रामगंगा होगी, सेकंड आपकी कौन सी होगी, गोमती होगी, तीसरी आपकी कौन सी है, ये आपकी शारदा, या इसी नदी को हम लोग काली नदी के नाम से भी जानते हैं नेपाल में, उत्पन्न होती है, गौरी गंगा कहलाती है। शारदा में एक नदी आपकी मिलती, कौन सी नदी बनती है, घाघरा। शारदा और घाघरा मिलकर बनाती है आपकी कौन सी नदी, सरयू नदी। तो सरयू भी किसके साथ होगी, गंगा के भी, शारदा घाघरा। अगली नदी कौन सी होती है, गंडक, किसी को नारायणी बुलाते हैं, शारदा घाघरा गंडक। और इधर हमारा आपका अगली कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर आपकी कोशी नदी, जो कहाँ का शोक है, बिहार का शोक। ठीक है, तो ये हमारी आपकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है, इन्हीं के बेसिस बनता है, क्वेश्चंस बनेंगे और ऐसे ही इसमें डीप पे डीप और चीजें होती हैं। तो अभी हम लोग क्लासेस में ये सब चीजें पढ़ाई गई हैं, प्रॉपर क्लासेस जो आपके ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, ऑनलाइन बैच चल रहे हैं, उनमें सब चीजें आपको बताई गई हैं। यहाँ पर अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है छिपरा किसकी सहायक है, तो छिपरा का हमारा आपका आंसर क्या हो जाएगा, छिपरा किसकी सहायक नदी है, आपकी चंबल की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिमालय के अपवाद तंत्र में कौन सी नदी है सम्मिलित नहीं है। अब 8वां क्वेश्चन है कि हिमालय के अपवाद तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है, मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात करेंगे तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और महानदी। महानदी भैया बैठती कहाँ पर, उड़ीसा से। महानदी कहाँ की है, उड़ीसा की है, और निकलती है छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के पठार से। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो हमारा दंडकारण्य का पठार है वहां से निकलेगी। बाकी तीनों तो गंगा से हैं, तो ये आपकी आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, महानदी। महानदी क्या है, गंगा नदी तंत्र में सम्मिलित नहीं है। और ये जो महानदी है इसी को हम लोग आपका बुलाते हैं ये उड़ीसा का शोक। और इसी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महानदी का मैं बताता हूँ आपको, ये जो महानदी है इसकी जो वैली है जो छत्तीसगढ़ में जहाँ से होकर ये बहती है उसको बोला जाता है राइस बाउल ऑफ इंडिया, भारत का चावल का कटोरा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो किससे संबंधित है, महानदी से। तो क्वेश्चन पूछा जाए महानदी पर आपकी कौन से राज्य में, उड़ीसा में है, इसकी घाटी छत्तीसगढ़ में क्या कहलाती है, राइस बॉल ऑफ इंडिया कहलाती है। और इसी महानदी पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध, हीराकुंड बांध। और ये हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है, ये भी याद रखेगा। हीराकुंड और नैराज परियोजना किस पर है, महानदी पर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा आपका, सिंधु की नदी में कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल की पहाड़ियों से निकलती है। पीर पंजाल की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों की बात करते हैं तो सतलज है, रावी, झेलम और चिनाब। अगर देखा जाए नदियों की तो यहाँ पर ये ऐसे जम्मू कश्मीर, ठीक है, और लद्दाख का रीजन, इसमें ये काराकोरम रेंज, ये लद्दाख रेंज, यहाँ पे जास्का, और उधर आपकी लास्ट में पीर पंजाल। तो जो सबसे दक्षिण वाली पड़ती कौन सी होती है, पीर पंजाल होती है। अभी हमको दक्षिण की आवश्यकता है, तो सबसे आपका लास्ट में कौन सी, पीर पंजाल को देखते हैं। अब यहाँ पर पीर पंजाल से निकलने वाली नदियों की बात करें, पीर पंजाल से एक नदी निकलती है जिसका नाम होगा आपका कौन सी नदी, झेलम नदी। याद कर लीजिएगा यहाँ पर कौन सा है, झेलम। सिंधु के साथ नदियों में सबसे पहले पड़ती है झेलम, तो पीर पंजाल की पहाड़ियों में आपका निकलती है वेरीनाग झील से। उसके बाद में आपका एक चंद्र और भागा, दो नदियों के मिलने से आपकी एक नदी बनती है जिसका नाम होता है चिनाब। ये चंद्र और भागा दो नदियां हैं, वाड़ालाचा दर्रे के पास से निकलती हैं, चिनाब बनी। यहाँ पर रोहतांग दर्रा पड़ता है, इस रोहतांग दर्रे से आपका क्या होगा, यहाँ से नदी निकलेगी जिसका नाम होगा रावी नदी। रोहतांग दर्रे के दक्षिण में व्यास कुंड है, यहाँ से निकलेगी व्यास नदी। पाकिस्तान झील जो तिब्बत में है, यहाँ से निकलेगी आपकी कौन सी, सतलज नदी। तो ये ऐसे 5 नदियों का तंत्र बनता है और इन्हीं के मिलने से पंजाब बनती है, इन्हीं को पंचनद बोला जाता है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और ये लास्ट में सतलज। यहाँ पर पीर पंजाल की श्रेणी से कौन सी निकल रही है, झेलम। ठीक है, अगला देखेंगे कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है। कावेरी नदी दक्षिण की आपकी नदी, बहुत इंपॉर्टेंट, कावेरी के बारे में जान लीजिएगा। कावेरी जैसे छत्तीसगढ़ में हम लोग किसकी घाटी को बोलते थे, महानदी की घाटी को बोलते थे राइस बाउल ऑफ इंडिया, ऐसे कावेरी नदी की जो घाटी है ये आपकी बोली जाती है राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है साउथ इंडिया की कौन सी नदी, कावेरी नदी। क्यों, क्योंकि जो कावेरी नदी होती है ये दक्षिण भारत की वर्ष भर बहने वाली नदी है। दक्षिण भारत में वर्ष भर बहने वाली, अगर ये ऐसे बोल दें कि एकमात्र नदी है तो बिल्कुल सही है। ये वर्ष भर बहने वाली कौन सी, एकमात्र नदी कौन सी, कावेरी नदी। दक्षिण भारत की वर्ष भर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी, कावेरी नदी। क्यों, क्योंकि देखो प्राकृतिक भारत में होता है क्या, जो रिवर्स होती हैं उनकी डिपेंडेंसी ओनली रेन वाटर पर होती है, बाकी जो
हिमालयी नदियों की अगर बात करें तो वो ग्लेशियर से पानी या जल प्राप्त कर लेती हैं। कावेरी नदी के साथ में या प्रायद्वीपीय भारतीय नदियों के साथ में ग्लेशियर का ऑप्शन नहीं है, उनकी डिपेंडेंसी टोटली किस पर है, रेन वाटर पर है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो रेन वाटर की अवेलेबिलिटी कावेरी नदियों में बाकी नदियों की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि जो मानसून की दो अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेस से पानी मिलता है। ये क्लास में पढ़ाई हुई चीज है। तो यहाँ पर कावेरी नदी वर्ष भर अबंडेंट एकमात्र नदी है, इसलिए कावेरी की डिमांड सबसे ज्यादा हो जाती है, क्योंकि लगातार साल भर बहने वाली नदी बनती है। तो इसकी घाटी राजवाल ऑफ इंडिया कहला रही है। अगर इसके रिवर्स की हम बात करें किसकी, कावेरी नदी कौन कौन से राज्य में बहती है, तो कावेरी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कर्नाटक राज्य से होती है। कहाँ से होती है, कर्नाटक में होती है। तो कर्नाटक के बाद में आके केरल होते हुए आगे कहाँ जाती है, तमिलनाडु जाती है। तो ऑप्शन में हमारा आपका बी ऑप्शन का होगा, सही होगा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन तीन राज्यों से कौन सी बह रही है नदी, कावेरी नदी बह रही है। और इसी में क्या होता है, जो कावेरी नदी है इसके साथ में एक राज्य और ऐड कर लीजिएगा, कौन सा, पुदुचेरी। तो कावेरी नदी जल विवाद बनता है। कावेरी नदी जल विवाद किसके बीच में है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के बीच में। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग आपका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अभी मैंने डिस्कस किया हुआ था, भ्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली, जो दरार है उससे होकर बहने वाली नदियों की बात है। तो दरार से होकर बहने वाली नदियों की अगर हम बात कर रहे थे तो हमने नर्मदा और ताप्ती दो नदियों को पढ़ा था। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, बी, ठीक है, बी इज राइट आंसर। आपका ताप्ती और नर्मदा ये दोनों नदियां किससे होकर बहती हैं, भ्रंश घाटी से होकर बहेंगी, रिफ्ट वैली से होकर बहेंगी नर्मदा और ताप्ती नदियां। क्लियर इसी बात, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमरकंटक पठार कौन सी नदी नहीं निकलती। क्वेश्चन ऐसा पढ़ा हुआ है, सोन, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, ठीक है। तो अगर ऑप्शन अकॉर्डिंग देखें तो महानदी वैसे छत्तीसगढ़ में दंडगाड़ी के पठार से निकलती है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे मान लिया गया हो अगर महानदी ऑप्शन ना हो तो हमारा आंसर क्या होगा, आपका गोदावरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज की मिस्टेक है, ऑप्शन से मिस्टेक मान लीजिएगा। यहाँ पर आपका आंसर ऐसे अगर सबसे वैलिड आंसर इनमें से पूछे तो क्या होगा, आपका गोदावरी होगा। गोदावरी की पहाड़ियों से निकलती है, तनुकेश्वर की पहाड़ियों से, ना कि अमरकंटक की पहाड़ी से। अगला है अरावली पर्वतमाला जल विभाजक के रूप में कार्य करती है किन दो नदियों के बीच में। अरावली पर्वतमाला किस नदियों के बीच के या मैदानों के बीच में आपका जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक मतलब पानी को अलग अलग बांटना। तो अगर हम देख रहे हैं किसके बारे में, अरावली नदी के बारे, सॉरी, जल विभाजक के रूप में, तो लिखिएगा ये आपका रहा भारत, यहाँ पर आपकी माउंटेन रेंज पाई जाएगी, इसका नाम होगा अरावली होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसके अगर पश्चिम में देखें तो यहाँ पर आपकी कौन सी नदी का तंत्र होता है, सिंधु नदी, इंडस रिवर पाई जाएगी। और अगर इसके ईस्ट में देखें, पूर्व में, तो यहाँ पर कौन सी नदी, गंगा नदी। तो सीधा सीधा से क्या है कि अरावली जो पहाड़ियां हैं वो सिंधु की नदी तंत्र को किससे अलग कर रही हैं, गंगा नदी तंत्र से अलग कर रही हैं। सिंधु और गंगा के बीच में क्या हो जाएंगे, आपकी अरावली। तो ऑप्शन में क्या दे रहा है, पहले ही ऑप्शन है कि सिंधु और गंगा नदी के बीच में जल विभाजन का कार्य कौन करती है, अरावली नदी करती है। क्लियर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 13 का ये होगा। अगला देखते हैं भागीरथी कहाँ से निकलती है। भागीरथी नदी देखिएगा, जो गंगा नदी होती है ओरिजिनली वो आपकी क्या होती है, वो भागीरथी नदी ही होती है। और उस भागीरथी में आपका अलकनंदा नदी के मिलने के बाद में जो नई नदी बनती है उसको गंगा बोला जाता है। इधर सोचिए गंगा निकलती ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर है। स्थान पूछेंगे तो स्थान कौन सा है, गोमुख है। गोमुख नामक स्थान पे गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है कौन सी नदी, भागीरथी नदी। ये जो भागीरथी नदी होती है इसी में एक नदी आकर कौन सी मिल रही है, आपकी अलकनंदा नदी। ये अलकनंदा नदी के मिलने के बाद ये दोनों नदियां कहाँ आपस में मिलती हैं, ये मिलती हैं देवप्रयाग नामक स्थान पर। और इनके मिलने के बाद में जो नई नदी बनती है उसी को बोला जाता है आपका गंगा नदी, ठीक है। तो भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलेंगी, मिलेंगी देवप्रयाग में। नई नदी बनेगी, कौन सी बनेगी, गंगा बनेगी। यहाँ पे क्या है, गोमुख, गंगोत्री, तपोवन, विष्णुप्रयाग से। भागीरथी है तो यहाँ पे गोमुख और गंगोत्री दोनों दिया हुआ है। हम स्थान अगर ना लेके ग्लेशियर ले तो ग्लेशियर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, गंगोत्री से निकलती, गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी कौन सी थी, गंगा नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है, ऐसा बोला जाता है। और अगर यमुनोत्री से बात करते तो वहां से यमुना निकलती है। तो यहाँ पे ग्लेशियर का नाम लेंगे हम लोग आपका, तो यहाँ पर क्या होगा आपका गंगोत्री। अगर स्थान पूछता, स्थान को मेंशन करता तो हम वहां पे हो सकता है गोमुख करते। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती। बाएं किनारे पर नहीं मिलने वाली नदी की बात हो रही है।
यमुना है, गोमती है, घाघरा और कोसी है। अभी हम लोगों ने देखिएगा इसी मैप में यहाँ पर पहले पढ़ा हुआ है कि गंगा में बाएं ना मिल रहा है, बाईं ओर से मिल रहा है नदियाँ। तो बाईं ओर से काफी यमुना मिल रही है और दूसरी कौन सी मिल रही है, सोन, सॉरी ये दाईं ओर से। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है आपकी, यमुना और सोन है, बाकी सारी बाईं ओर से। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी नदी बाएं किनारे पर नहीं होती, मतलब किधर से मिल रही है, दाईं ओर से। और ऑप्शन अकॉर्डिंग दाईं ओर से मिल रही नदियों में कौन सी भी, यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी हमारी आपकी क्या है, गंगा की दाईं ओर से मिल रही सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, दाईं ओर से मिल रही नदियाँ कौन सी हो गई आपकी, ये यमुना नदी, और दूसरी कौन सी, सोन। अगर देखें जिस राज्य में लूनी नदी बहती है, लूनी नदी कहाँ बहती है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में। देखो लूनी नदी जो है राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है और ये अंतःस्थलीय नदी है। पानी की कमी की वजह से ये आपके सागर तक भी नहीं पहुंच पाती है, गुजरात के में कच्छ के रण में गिरकर ये समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर अगर प्रवाह क्षेत्र इसका पूछ रहा है तो मैक्सिमम हम आपके कहाँ पे इसको कर देते हैं, राजस्थान में लूनी नदी कहाँ से बहती है, राजस्थान से बहती है। ठीक है, राजस्थान राज्य में बहती है। और लूनी नदी के बारे में खास बात, लूनी नदी जो होती है अपने मार्ग में ये सांभर झील से होकर बहती है। कौन सी झील से, सांभर झील से। सांभर झील नमकीन पानी की झील है। तो ऐसे में यह नदी अपने प्रवाह के प्रारंभिक भाग में तो मीठे पानी की रहेगी, बाद में जाकर इसका अंतिम भाग कैसा हो जाता है आपका, खारे पानी की। ये एक बार किसी पीसीएस के पेपर में या किसी पेपर में सिविल के में क्वेश्चन आया हुआ था, ये कि कौन सी नदी होती है जो अपने प्रवाह मार्ग में प्रारंभिक भाग में मीठे पानी की होगी, बाद में कैसी हो जाएगी, खारे पानी की। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, लूनी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है, सतलज, व्यास, चेनाब और झेलम। अगर नदियों की लंबाई की बात करें तो सतलज नदी कहाँ से 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। व्यास की लंबाई ज्यादा नहीं है, लगभग 450 किलोमीटर। सिंधु में मिलने वाली इन 5 प्रमुख नदियों सबसे छोटी है। चेनाब की लंबाई ये हमारी आपकी सबसे लंबी है, लगभग आपकी 880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके अलावा फिर झेलम है 730। अगर भारत की प्रवाह की बात करते हैं तो यहाँ पे सतलज नदी जो है भारत में उत्पन्न नहीं होती, ये तिब्बत से होकर आती है और भारत में आपके होकर बहती है बस। ठीक है, भारत से होकर ये जाएगी, ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी, पंजाब राज्य से होकर कहाँ चली जाएगी, पाकिस्तान में। वहीं पर अगर बात करते हैं किसकी, चेनाब नदी की, ये भारत में प्रवाहित होने वाली सिंधु की सबसे बड़ी नदी है, सहायक नदी है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, चेनाब हो जाएगा। ये ओरिजिनेट भी इंडिया में होगी, चंद्रभागा दो नदियों के मिलने से बनेगी, बाड़ा लाचा दर्रे से निकल। तो भारत में सबसे ज्यादा प्रवाह मार्ग किसका होगा, चेनाब नदी का होगा। आगे देखिए हिमालय से निकलने वाली कौन सी नदियां, एक पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी से तात्पर्य सीधा से याद रखिएगा, जो हिमालय की भी उत्पत्ति से पहले से बह रही हैं। हिमालय की उत्पत्ति से पहले से बहने वाली नदियां कौन सी होंगी आपकी, यहाँ पर क्या, घाघरा, घग्गर, यमुना और सतलज। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी, घाघरा, घग्गर, यमुना और सतलज। ठीक है, अभी आपका 1 मिनट का वो मत करिएगा, बंद मत करिएगा, इसी को चालू कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ है, क्लास फिर से स्टार्ट हो रही है, तो कोई परेशानी होने की बात नहीं है। हिमालय की पूर्ववर्ती नदियों की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो नदियाँ जो हिमालय से बनने से पहले से हैं। हमें पता है हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ टकराने से। इंडियन प्लेटो यूनिट क्या करती है, फिर हिमालय बनता है। तो हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, पेनिनसुला वो आपका तो हिमालय से पहले की होगी, या हिमालय के नदियां वो भी हिमालय से पहले से। जैसे हिमालय बना तो उसमें भी गंगा, हिमालय की पार की नदियों की बात करते हैं तो हिमालय की पार की नदियों में आपको कौन कौन सा आता है, 3 नदियां रखिएगा, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियां हिमालय के लिए पूर्ववर्ती नदियां हैं। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र 3 नदियां कैसी हैं, पूर्ववर्ती नदियां हैं। ठीक, अब ये जो नदियां हैं तीनों की तीनों पूर्ववर्ती हो गई, या हिमालय के लिए इनको ही हम मेनली पूर्ववर्ती नदियों देते हैं। और हिमालय से उत्पन्न होने से पहले से जो भी प्राकृतिक नदियां होंगी वो सारी कैसी मानी जाएंगी, पूर्ववर्ती नदियों के रूप में मानी जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत हुई, 2 मिनट की, चलिए जल्दी से आपका क्लास आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं।
ठीक, तो ये सब चीजें जो है आपको ये सब क्लास में प्रॉपरली पढ़ाई गई है, आप सबने इन चीजों को पढ़ा हुआ है। यहाँ पर आप क्या करना, प्रैक्टिस एग्जाम के पर्पज से आपके अपकमिंग जो भी एग्जाम्स होंगे सब में बहुत अच्छे से काम आने वाला है। हम लोग टॉपिक वाइज चीजें उठा रहे हैं ताकि आपको क्या हो, ज्यादा से ज्यादा आपका कवर हो चीजें। ठीक, तो जाएगा, बस मैं इसको ओपन करता हूँ। चलिए आगे वाली आपकी रिपीटिंग वापस क्लास आपकी, और हम लोग पहुंच चुके थे इस क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या क्वेश्चन था, हिमालय से निकलने वाली कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी है, घाघरा, घग्गर, यमुना, सतलज। तो यहाँ पर क्या हिमालय के पार से आने वाली नदियों की बात हो रही है। तो अभी मैंने बताया कौन सी नदी, सतलज। 3 नदियां याद रखनी है आपको, कौन कौन सी हमेशा। पहली आपकी कौन सी होगी, सिंधु होगी, हिमालय के पार से आएगी। दूसरी होगी आपकी कौन सी होगी, सतलज होगी। तीसरी कौन सी होगी, ब्रह्मपुत्र होगी। ये 3 नदियां आपकी पूर्ववर्ती नदियां हैं जो हिमालय की उत्पत्ति से वे पहले से हिमालय को पार करके भारत में आती हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है चिल्का झील किस राज्य किस तट पर स्थित है। तो चिल्का झील की अगर बात करें तो भारत के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं इनको आपके अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। ठीक, जैसे गुजरात साइड में ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसको बोला जाता है काठियावाड़ तट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। तो ये तट क्या कहलाएगा, ये पश्चिमी तट कहलाता है आपका कौन सा, काठियावाड़ तट। ठीक है, ये पश्चिमी तट गुजरात का काठियावाड़ तट। ठीक, महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक का जो तट होगा गुजरात का तट कहलाएगा काठियावाड़। महाराष्ट्र में लेकर गोवा तक का आपका जो तट होगा ये कहलाता है आपका कोंकण तट। ठीक है, और गोवा से लेकर कर्नाटक में मंगलौर तक का जो तट होता है इसको बोलते हैं हम लोग आपका कन्नड़ तट। इसको क्या बोलते हैं, कन्नड़ तट। और नीचे आपका जो होगा जो कर्नाटक के मंगलौर से लेकर आपका नीचे केरला तक का इलाका पूरा पूरा ये क्या कहलाता है आपका मालाबार। तो पश्चिमी तटीय मैदान को हम लोग आपका 4 मेन भागों में बांटते हैं, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। और वहीं पर अगर हम आपके पूरब में आ जाए पूर्वी तटीय मैदान की, तो जो यहाँ पे राज्यों के आधार पर बटा है, यहाँ पे तमिलनाडु राज्य का तट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट। इसको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट बोलते हैं। ऊपर ये आंध्र प्रदेश का तट है, इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। ऊपर का भाग इसका कहलाता है उत्तरी सरकार तट, ये क्या कहलाता है, उत्तरी सरकार तट। और निचला भाग कहलाता है इसका कौन सा, रायलसीमा तट। तो उत्तरी सरकार और रायलसीमा तट। और वहीं पर अगर बात करते हैं उड़ीसा में, उड़ीसा का जो तटीय मैदान होता है कौन सा कहलाता है, उत्कल तट। और हमको पता है कि चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो कहाँ पर होगा आपका, यहाँ पर आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो नहीं है लेकिन गलत है, यहाँ पर लोग इसका क्या होगा, उत्तरी सरकार न करते सो लोग कहाँ में मानेंगे, उत्कल तट पर मानेंगे। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर आपका उत्कल तट में चिल्का झील होगी। अगला देखिएगा, नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं। हम लोगों ने अभी इसको कई बार पढ़ा हुआ है, अनडाउटफुली इसमें डिस्कस करने की चीज होगी ही नहीं। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पूछा गया है, नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है उस नदी का नाम क्या है, काली नदी। काली नदी भारत नेपाल के मध्य में क्या बनाती है, सीमा बनाती है। इसी काली को हम लोग आपका शारदा नदी के नाम से जानते हैं। ये शारदा नदी कहाँ करती है, भारत में आपकी जानी जाती है। इसी शारदा नदी से ही क्या निकली है, शारदा नहर निकली है जो यूपी की सबसे बड़ी नहर है। ये भी जान लीजिएगा, शारदा नदी से निकलने वाली शारदा नहर ही क्या यूपी की सबसे बड़ी नहर है। इसे काली नदी के नाम से भी जानते हैं। और जब ये उत्पन्न होती है नेपाल में तब ये गौरी गंगा भी कहलाती है। तो इसके 3 नाम मिल जाएंगे, गौरी गंगा, काली और शारदा नदी। एक ही है, नहर है शारदा नहर।
अगला क्वेश्चन दे रहा है करेवा हमने तक मिलता है। तो करेवा वैलीज होती हैं, घाटियां होती हैं। करेवा वो घाटियां होती हैं जो पहाड़ों में पाई जाती हैं और पहाड़ों पर जो आपके नदियों द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों के जमा होने से जो आपकी घाटियां बनती हैं उनको करेवा बोला जाता है। और ये करेवा घाटियां मुख्यतः जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और केसर की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। यहाँ पर आपका देखा जाए तो अलकनंदा, रावी, झेलम, तीस्ता, मैंने बोला जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में बहने वाली नदी कौन सी यहाँ पर? झेलम नदी। तो करेवा कहाँ पाई जाएगी? आपकी झेलम घाटी में। बाकी सब नदियां नहीं, अलकनंदा उत्तराखंड की, रावी नहीं वहाँ की, हिमाचल प्रदेश की, तीस्ता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका करेवा घाटी कहाँ होगा? झेलम नदी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला बोला भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम क्या कहलाता है? देखेगा मैंने, अच्छा वो तो चलेगा स्लाइड। मैंने बताया था भागीरथी और अलकनंदा नदियां दोनों कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग नामक स्थान से मिलती हैं। देवप्रयाग को भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से क्या बनता है आपका? गंगा नदी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? एस्चुरी मतलब जो पश्चिम में गिरने वाली नदियां हैं आपकी, जो ज्वार हम लोग बनाएंगे, जो डेल्टा नहीं बनाएंगी, उनमें हमने दो पढ़ी है मेन, कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। ऑप्शन में क्या दे रहा है आपका यहाँ पर? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी क्या बनाती है? आपकी एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी बनाएगी एस्चुरी। अगला क्वेश्चन देखें, हिमालय पहाड़ से निकलने वाली नदियां, अभी 3 नदियां पढ़ गया पूर्वती नदी के रूप से, ठीक है। यहाँ पर यही तो है आपका, कौन कौन सी होगी हमें देखना, कौन सा है? सतलज होना चाहिए। सतलज के साथ में कौन सी होनी चाहिए? आपकी ब्रह्मपुत्र होनी चाहिए और सिंधु होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में क्या है? सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। ये देखिएगा यहाँ पर, ये हमारा आपका आंसर क्या है? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ये हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां हैं और हिमालय के पास से आके नदियां हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काल तथा तीस्ता, ओके सॉरी ये काल नहीं है, कितना ये काली है। काली तथा तीस्ता नदियों के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है? जल्दी से इस पॉइंट को भी देख लीजिएगा। हिमालय का क्या किया गया? नदियों के आधार पर विभाजन किया गया है। मतलब हिमालय में जो आपकी नदियां बहती हैं उनके आधार पे क्या करेंगे? हिमालय के विभाजन। जल्दी से देख लेते हैं कैसे क्या है। ये हिमालय और इसका नदियों के आधार पर विभाजन। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपकी जो सबसे ऊपर आपकी कौन सी नदी? ये सिंधु नदी, ठीक। सिंधु के बाद में यहाँ पर आपकी अगली कौन सी? सतलज नदी। और सतलज के बाद में अगली कौन सी नदी? काली नदी। काली के बाद में अगली यहाँ पे कौन सी नदी? तीस्ता नदी। और सबसे लास्ट में आपको कौन सी मिलते हैं? ब्रह्मपुत्र। इन 5 नदियों के आधार पर क्या किया गया? हिमालय का विभाजन किया है। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। मतलब सिंधु से सतलज के बीच का हिमालय कुछ कहलाएगा, सतलज से काली बीच में, काली से तीस्ता बीच में, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में। तो यहाँ पर अगर बात हो ही रही है तो जो सिंधु और सतलज के बीच में, यहाँ पर इसको हम लोग आपका कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब इलाका कहाँ पड़ता है? कश्मीर या पंजाब के रीजन में। सतलज और काली नदी के बीच का जो हिमालय है इसको हम लोग बुलाते हैं कुमाऊं हिमालय बुलाते हैं। और काली और तीस्ता के बीच में यहाँ पे पड़ता है नेपाल हिमालय। ये हिमालय का सबसे मेन भाग है और हिमालय का सबसे ऊंचा भाग कौन सा? नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में यहाँ पे पड़ जाता है आपका कौन सा? असम हिमालय। तो ये हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया गया है। सिंधु सतलज के बीच में कश्मीर या पंजाब, सतलज काली के बीच में कुमाऊं, काली तीस्ता के बीच में नेपाल और तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच में असम। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है काली तथा तीस्ता, आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये हमारा पर कौन सी नदी? काली और तीस्ता के बीच का हिमालय। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से किस भारतीय राज्य में चिनाब नदी गुजरती है? अरे भैया सबको पता, आंख बंद करके कर लोगे, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और इसी चिनाब नदी पर क्या किया गया है? विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज बनाया गया है। रेलवे आर्क ब्रिज सबसे ऊंचा कहाँ पर? एफिल टावर से ऊंचा कहाँ पर? चिनाब नदी पर। अगर हम चिनाब नदी की बात कर ही रहे हैं तो चिनाब नदी पर देख लीजिएगा, एग्जाम के पर्पज से क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे इससे। चिनाब नदी पर कई सारी परियोजना है, जिनमें से एक है सलाल, दूसरी है बगली हार, तीसरी है दुलहस्ती। अभी नई परियोजनाओं में जो चालू हुई कौन सी? एक है रेतले, और इसी साल एक परियोजना को स्वीकृति दी गई है, उसका नाम कौन सा है? क्वार, ठीक है। तो ये 5 परियोजनाएं भी आपको याद रखना, एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती और रेतले और क्वार किसकी परियोजना है? चिनाब नदी की परियोजना है। अगला देखें तो निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? यहाँ पे अगर अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात हो रही है तो गोदावरी, महानदी, माही और कृष्णा। यहाँ पर देखा जाए अगर हम आपका, तो ये गोदावरी नदी
जल्दी से देख लेते हैं अरब सागर में वेस्ट में गिरने वाली नदियों को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपकी साबरमती नदी, ये साबरमती नदी कहाँ गिरती है, आपके गुजरात में खमाती खाड़ी में। एक नदी कौन सी नदी है यहाँ पर, ये माही नदी। ठीक है, आंसर माही नदी होगा। माही नदी कहाँ गिर रही, अरब सागर में खमाती खाड़ी में। और ये माही नदी आपकी कौन सी है, ये कर्क रेखा को दो बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी होती है, माही नदी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी, माही नदी। ठीक, साबरमती है, माही नदी है, अगला वाला इसके अलावा नर्मदा है, ताप्ती है। ठीक, गोवा में मांडवी और जुआरी है, कर्नाटक में शरावती और गंगवेली है, और केरल में भरतपूजा और पेरियार है। ये सारी की सारी नदियां किधर गिर रही हैं, आपके पश्चिम में अरब सागर में गिर रही हैं। ये आपकी नर्मदा, ये ताप्ती, ये मांडवी, ये जुआरी, शरावती, ये गंगवेली, ये भरतपूजा और ये पेरियार। ये सारी की सारी रिवर्स कहाँ के, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, माही नदी। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है। यहाँ पे पूर्वी ओर बहने वाली मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात हो रही है। तो अभी हम लोगों ने पश्चिम वाली देखा, अब देख लेते हैं जल्दी से पूर्व वाली। तो यहाँ पर आपकी कौन सी नदी है, गोदावरी नदी। ठीक, फिर आपकी कौन सी नदी, कृष्णा, और एक तीसरी बड़ी कौन सी में, कावेरी। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तीन ब्रेन बड़ी नदियां हैं जो कहाँ गिर रही, पूर्व की ओर गिर रही। और ताप्ती किधर के है, आपका अरब सागर में गिरती है, अश्विनी बनाती है, इसको आप लोगों ने कई बार देखा हुआ है। तो आंसर तो यहाँ पे क्या होगा, ताप्ती होगा। इसके अलावा अन्य नदियों में पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, हाँ, तो सॉरी यहाँ पर पूर्व की ओर बहती पूछ रहा है, तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पर, महानदी। बाकी ताप्ती और नर्मदा ये किधर गिरती, पश्चिम में, और यहाँ पर ऊपर की नदी कौन सी, महानदी, ये किधर गिरेगी आपकी, ये जाएगी आपकी पूर्व में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपका, जोग प्रपात, जोग प्रपात किससे संबंधित है, गोदावरी, गंगा, शरावती और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जोग जो वाटरफॉल है, ये जोग वाटरफॉल आपका क्या है, ये इसको जोग को इसके अलावा बोला जाता है महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, जोग है, इसे इसके अलावा महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, या इसको बुलाया जाता है गरसुप्पा वाटरफॉल के नाम से। ठीक है, जोग या गरसुप्पा, और ये किस पर है, कर्नाटक में शरावती नदी पर। कर्नाटक में कहाँ पर, शरावती नदी पर। जोग या गरसुप्पा कहाँ पर, कर्नाटक में शरावती नदी पर। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, वाटरफॉल। अब एक छोटी सी बात आपसे, मैं ये लास्ट क्वेश्चन था, मैं आज आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। मैं कमेंट बॉक्स में इसका आपसे सबसे आंसर चाहता हूँ, सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और उम्मीद है मुझे आप लोग पक्का बताएंगे, भारत का नियाग्रा जलप्रपात किस जलप्रपात को बोला जाता है, कौन सा, भारत का नियाग्रा जलप्रपात। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसको बोला जाता है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये हमारी आपकी पहली क्लास थी जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन की थी। इसके अलावा हम लोग ऐसे आपके डे बाय डे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप